यूपी चुनाव का दंगल अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है और ये सियासत की आखिरी लड़ाई उस काशी तक पहुंच गई है जहां भी चुनावी शोर पर हावी रहती है मां गंगा की कल कल करती धारा। चुनावी नारों के बीच सुकून देती है मां गंगा की आरती। कहने की जरूरत नहीं कि मौजूदा सियासी घमासान में वाराणसी की हैसियत क्या है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और पूरी बीजेपी की साख यहाँ दांव पर लगी है। यही वजह है कि जिस मां गंगा ने पीएम को प्रधानमंत्री बनाकर दिल्ली भेजा, उसी गंगा के घाट पर एक और सियासी अग्नि परीक्षा से गुजरना है पीएम मोदी को। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और यही वजह है कि सियासी विरोधी भी गंगा के इस लाल को लेकर चुनावी मंचों से तंज कस रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आखिर मां को किसी बाहरी को गोद लेने की क्या जरूरत पड़ी। गंगा मां से कहा, मैं बनारस का बेटा हूं, बनारस मेरी मां है, गंगा मेरी मां है, नरेंद्र मोदी बनारस का बेटा है। 2014 में कहा बनारस को बदल दूंगा, वायदे किए। मोदी जी, रिश्ता बोलने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। बहरहाल इस चुनावी खींचतान और जुबानी तीरंदाजी के बीच न्यूज नेशन की टीम भी वाराणसी पहुंची। शिव की नगरी काशी को हिंदुओं का सबसे प्राचीन नगरी का दर्जा हासिल है। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब की दुनिया भर में मिसालें दी जाती हैं। कहा जाता है कि वाराणसी का इतिहास खुद इतिहास से भी पुराना है। यहाँ के मंदिर, यहाँ के घाट और इस शहर की भौगोलिक और ऐतिहासिक बनावट देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन एक और चीज़ है जो वाराणसी की पहचान है और वो है बनारसी साड़ियाँ। जितनी रंगीन और चमक दमक से भरी ये साड़ियाँ हैं, इनके बुनकरों की हालत उतनी ही बेरौनक होती है। आज हम आपको उन्हीं गलियों में ले चलेंगे जहाँ ये बुनकर समाज झीनी झीनी चादरिया बुनने का हुनर दिखाता है। आज हम आपको बुनकरों के उस जिंदगी के कड़वे सच से रूबरू कराएंगे जिसे अब्दुल बिस्मिल्लाह ने अपने उपन्यास में सहेजा है। बनारस की गलियां आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। जिंदगी की वो बारीकियां जहां आप समझते हैं कि अगर आपने बनारस की गलियों में अपना रास्ता ढूंढ लिया तो शायद आप जिंदगी ढूंढ सकते हैं। इन गलियों में घूमते घूमते आपको इस बात को भी यकीन हो चला होता है कि बनारसी सिल्क दुनिया भर में जो मशहूर है, आज वो कहाँ है। तो आइए आपको एक ऐसे मोहल्ले में ले चलते हैं मदनपुरा में जहाँ पर बनारसी सिल्क आज भी हैंडलूम से बुनी जा रही है। कहते हैं ना, पुरानी कहावत के तौर पर उसे कह सकते हैं, मुझको भी बता दे जुलाहे अपनी तरकीब। कम से कम हम ये तो समझ लें कि कैसे बुन रहे हो तुम अपना ताना बाना। जनाब, आपसे ज़रा हम समझना चाहेंगे, बनारसी सिल्क दुनिया भर में बड़े मशहूर है, आज लेकिन कहाँ है? आपके सवाल का जवाब देते हुए मुझे अंदर से शर्म महसूस हो रही है कि बनारस को पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया भर में गंगा जमुनी तहजीब और यहाँ की संस्कृति की मिसाल दी जाती है जी कि बनारस एक तारीख़ी शहर है। दुनिया भर से पर्यटक और मुसाफिर यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए जी। लेकिन यहाँ जो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों साल की जो कला थी, आज वो बिल्कुल करीब करीब मर चुकी है। यानी कि आप मान रहे हैं कि हथकरघा हैंडलूम खत्म हो चुका है। हाँ, बिल्कुल खत्म के बराबर है। यहाँ की का जो हुनर है जी, जिसको के पुरातत्व विभाग के हिसाब से इसको हम तो देख रहे हैं कि कुछ दिनों में ये म्यूजियम में चला जाएगा। जो स्थिति चल रही है, यहाँ लोग रोटी खाने के बगैर मर रहे हैं। बड़ा अफसोसजनक होगा। इतना जबरदस्त काम ये बनारस की कला, दुनिया भर में बनारसी साड़ियाँ मशहूर है, लेकिन आज ये 1 महीने मेहनत करने के बाद इनको गेहूं चावल दाल भर पैसा नहीं मिल पाता। उसमें मसाला और तेल नमक कहाँ से लाएं बेचारे। ये आप जो बात कह रहे हैं जी जी, उससे तो ऐसा लगता है कि भाई वाकई में बड़ी मुश्किलात है। और देखिए
ये है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप एक साथ देखिए, ये 3 लूम्स लगे हुए हैं और ये हथकरघा हैं। हाथ की ये सफाई, हाथ की ये कलाकारी आपको वाकई में देखने को नहीं मिलेगी। जरा आप ये बताएं साहब। सबसे पहले चीज एक तो हम आपको ये बता दें कि आज जहाँ ये 3-4 करघा लगा हुआ है, ये जहाँ आप खड़े हैं ये पांडे हवेली है जी। ये हमारे हाफिज जावेद साहब हैं, उनके बगल के लोग हैं जी। इनके मकानात हैं। आज बनारस के अंदर 10 साल पीछे आप जाइएगा तो एक एक मकान में 10-10, 20-20, 25-25, 30 करघे मिलते थे। आज आप 20 मोहल्ले में रन कर लीजिए और चाहें कि किसी घर में 5 करघा मिल जाए तो मुश्किल है मिलना। अब आप इसी से विडंबना सोच लीजिए कि जहाँ 40-40 करघे होते थे, आज मजबूरी है कि लोगों ने लपेट लपेट के रख दिया है। क्या बात है, पांडे हवेली है जी। और विडंबना की चर्चा आप करते हैं, आप अफसोस नहीं करते हैं, आप विडंबना कहते हैं। ये है बनारस की तहजीब। आप जरा जबान देखिए, यहाँ उर्दू नहीं, यहाँ हिंदुस्तानी बोली। इसी को कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी के लोगों से वोट मांगने आए थे तो उन्होंने खासकर बुनकरों के लिए कई योजनाओं का तोहफा देने की घोषणा की थी। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सभी वर्ग के लोगों का साथ मिला, इसमें बुनकर भी शामिल थे। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के वायदे से बुनकरों को जो उम्मीद जगी थी वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए थे। बुनकरों का भरोसा डगमगाने लगा है। और अगर काम की बात सुन सकते हो मोदी जी तो जरा सुन लें, ये उनका संसदीय क्षेत्र है। ये काम करने वाले सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में आज बेचारे रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। मैं जरा आप लोगों से और भी इधर आपसे भी आइए साहब। हाजी साहब ये बताइए, सरकार कहती है कि बुनकर क्रेडिट कार्ड आपके लिए दिया गया, आपके लिए तमाम वो सुविधाएं दी जा रही हैं जिसके जरिए आप अपने सामान को दुनिया भर में बेच सकते हैं। अगर ये सब सुविधाएं सरकार दे रही है जी, तो वो क्या आपके पास नहीं पहुंच रही? पहुंच रही होती है तो देखिए इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इधर आप अपना कैमरा लाइए, आपको दिखाई देगा 3 करघा लगा हुआ है, जिसमें 1 करघा बंद पड़ा हुआ है। बंद होने का कारण यही है कि उनकी माली हालत बहुत खराब है। वो किसी तरह से अपनी रोजी रोटी मतलब वो जुगाड़ करके चला रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं, इस बार तानी का पैसा नहीं है, बाना का पैसा नहीं है, जिसका धागा का पैसा नहीं है, वो 1 कारखाना हमारा पड़ा हुआ बंद, वो दिखाई दे रहा है आपको। मोदी को सत्ता संभाले 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बनारस के बुनकरों की जिंदगी में वो रंग नहीं घुल पाए हैं जिनकी उम्मीदें उन्होंने लगा रखी थीं। आम बुनकरों की शिकायत यह है कि पीएम मोदी की कोई भी योजना धरातल पर नहीं आ सकी है। आपकी समस्याएं हैं और जाहिर सी बात है आप भी चाहते हैं कि ये कला, ये हुनर आपके साथ रहे। अब जब नहीं हो पा रहा तो आपके स्थानीय विधायक, आपके नेता, आपके वार्ड काउंसिलर ये कुछ नहीं कर पाते क्या? विधायक को सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही हमारा मकान याद आता है, उसके बाद में नहीं आता है। और हम लोग जाएंगे, टाइम मिलेगा 2 घंटा 4 घंटा उनके पास खड़े रहेंगे, मुलाकात तक नहीं होती है उनसे, चले आते हैं। और जैसे टूटा फूटा हम लोग का चल रहा है, चलाया जा रहा है। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उसकी हाल ये है। बनारसी साड़ी का कारोबार तकरीबन 1000 करोड़ का है, जिसमें से 300 से 400 करोड़ की साड़ियां हर साल एक्सपोर्ट होती हैं। हाल के कुछ सालों में बुनकरों का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसके लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। बदहाली और तंगहाली ने इस हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आज अगर विदेश जाएं और वहाँ पर आप बनारसी सिल्क के बने ये तमाम चीज़ों को लेकर जाएं गिफ्ट के तौर पर, तो लोग ऐसे खुश होते हैं कि क्या कहा जाए। मैंने अभी एक जगह पढ़ा भी कि एक फ्रेंच महिला ने एक स्कार्फ $5000 यानी कि 3 लाख रुपए में खरीदा। अगर ये बाजार है तो फिर वो पैसा आप तक क्यों नहीं पहुंचता? यहाँ से जो काम आप खड़े हैं, जिस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, मैं गया हज के लिए, साथ में मेरी मदर थी, तो वो शीशे की चूड़ियाँ पहनी थी हाथ में। तो अरब में तो लोग सोने की और उससे भी बेशकीमती जो जवाहरात होते हैं उसकी औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं। लेकिन मेरी माँ को एक लेडीज़ ने इशारा किया, चूँकि वो अरबी बोलती थी, मेरी माँ अरबी जानती नहीं थी, तो मैंने उससे अरबी में कलाम किया, हमने माँ एशफी, तो उसने कहा कि हब्बतैन का मतलब उसने कहा कि मुझे 2 चूड़ी आप दे दें। तो मैंने अपनी माँ को कहा कि आप इनको 2 चूड़ी दे दीजिए। तो 2 चूड़ी जब उसको उतार के उन्होंने दिया तो वो 2 चूड़ी की कीमत तो 2 रुपए 5 रुपए रही होगी, लेकिन मेरी माँ को उसने हजारों रुपए का गिफ्ट दे दिया। मतलब उसके पास जो था निकाल के ये ले लीजिए, बोले हदिया हदिया हदिया।
मेरी माँ कह रही ये क्या बोल रही है, तो हमने कहा कि ये आपको बोल रही है तोहफा तोहफा तोहफा। तो मैंने पूछा क्यों, तो वो बोली कि ये बनारस की चूड़ी है। तब बनारस में नहीं बनती है, बनती फिरोजाबाद में, लेकिन हिंदुस्तानी चूड़ी होने के नाते उसने बहुत लाइक किया और उसके बदले हजारों रुपए का तोहफा दिया। तो ये मैंने मिसाल इसलिए दी है, ये तो बेशकीमती चीज है। ये यहाँ 10,000 की लागत, 15,000 की लागत की साड़ियां जो यहाँ के लोग, जिन लोगों ने इस सनत को हाईजेक कर रखा है, इसको बिल्कुल अपना मोनोपोली बना रखा है, मोनोपोली इनकी है। अगर ये काम ना करें जो आपके सामने दिख रहे हैं तो वो रगड़ के मर जाएं। लेकिन इनकी मजबूरी है कि अगर ये बैठेंगे नहीं तो 10 बच्चों की ये परवरिश कर रहे हैं द फैमिली में अपने, तो ये क्या खिलाएंगे, इसलिए बैठ रहे हैं। और ये यहाँ से बना के ले जा रहे हैं, चौक वाले जो ले रहे हैं तो इसको लाखों लाख रुपए में बेचते हैं। यानी ये 5,000 एक महीना काम करने के बाद कमाते हैं, वो सिर्फ अपना 15-20 हजार इन्वेस्ट करता है तो वो कम से कम 80,000 75,000 एक साड़ी में कमाता है। तो मतलब ये मार्जिन है जी। और इस तरह से लोग ठगे जा रहे हैं। हाँ, ठगे जा रहे हैं ये लोग। अब इस ठगी पर कोई लगाम कसने वाला नहीं है। Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. मोदी जी ने मेक इन इंडिया और स्किल्ड इंडिया का जो नारा दिया था, उससे बुनकरों की जिंदगी में बड़े बदलाव आने चाहिए थे, मगर बनारस के हथकरघा उद्योग की चाल जस की तस है। लोग बेहद निराश हैं। कितने साल से कर रहे हैं आप ये तो हम लोग का पुराना काम है, बचपन का, बहुत जमाने से कर रहे हैं। कितनी कमाई हो जाती है? अरे कमाई तो ये काम करे के ऊपर है, मजदूरी तो उतनी मिल नहीं रही है, मेहनत ज्यादा पड़ रही है और तो इसकी मजदूरी तो कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए। आप जब अपने आसपास में अपने तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, आपको अफसोस होता है कि भाई पावर लूम नहीं है, अगर ये होता तो शायद बहुत बेहतर होता आपके लिए? देखो, ये जो आदमी जो काम कर रहा है उसके लिए क्या बोले, हम ये कर रहे हैं तो हम ये अपना देखेंगे, वो पावरलूम कर रहे हैं तो वो पावरलूम देखेंगे। और जब आप अपने नेताओं को चुनने जाते हैं, चुनाव का ये मौसम है, आपको लगता है कि आप दरअसल उनको ही चुन पा रहे हैं जो आपकी सुनते हैं? ये तो हम ऐसे कैसे बताएंगे, टाइम पर जो आएगा वही बताएंगे। सही है, बहुत खूब। वाराणसी के बुनकरों को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले मशहूर बनारसी साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का वायदा किया था, मगर विकास की गाड़ी आगे बढ़ती उससे पहले ही शमशान और कब्रिस्तान जैसे जुमलों ने मानो उसे डीरेल कर दिया है। ये कब्रिस्तान, वो ईदगाह, वो करबला, ये तमाम बातें जो निकल रही हैं, इससे आप लोगों के मनस्थिति पर कितने असर पड़ता है? क्या आप लोग एक्चुअली मानते हैं कि ये सब चुनाव के पहले का शगल है, चुनाव खत्म और उसके बाद हिंदू मुसलमान फिर वही? देखिए, यहाँ पर बनारस में खासकर एक बड़ी अच्छाई ये है कि जिस गिलास में मुस्लिम चाय पीते हैं उसी में हिंदू पीते हैं, जिस चाय की दुकान में हिंदू बरादरान बैठते हैं उसी में मुस्लिम भी बैठते हैं। यहाँ की मोहब्बत अगर आप देखेंगे और आप बनारस के रहने वाले नहीं हैं तो आप सुबह में यहाँ 6 बजे निकलिए, जब फजर की अजान होती है, हम लोग नमाज पढ़ के जब बाहर निकलते हैं और उसी वक्त लोग उठते हैं, कोई गमछा बांधे हुए, कोई कंधे पे रखे हुए, कोई जांघिया पहना हुआ है, इस तरीके से आते हैं, तो वो पूरे करीब 4.5 साल तक लगता है कि हाँ सब एक बाप की संतान है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अरे वो देखिए, ये है बनारस। मतलब बिना पान के बनारसी रह नहीं सकता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मुंह में तो होना चाहिए पान। भाई साहब ये बताइए, ये तमाम लोग बातें करते हैं जी, ये जो माहौल है अभी जी, क्या यही होना चाहिए देश में? नहीं होना चाहिए तो क्यों बन जाता है जैसे ही चुनाव सर पे आते हैं सरपट बयानबाजी शुरू हो जाती है? नहीं, ज्यादातर तो लोग बहकावे में आ जाते हैं और ये लोगों की बेवकूफ़ी होती है कि बहकावे में आ जाते हैं, और जो समझदार लोग रहते हैं वो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, वो हमेशा एक भाईचारे की बात करते हैं हमेशा। बनारस के बुनकरों ने फिर भी आस नहीं छोड़ी है। ये वो मेहनत कश तबका है जो झीनी झीनी चदरिया ही नहीं बुनता बल्कि अपने सपने भी बुनता है। तो ये है बनारस और ये है बनारस की गलियां, जहां आप सिर्फ ये समझ पाते हैं कि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब ये बताती है कि आप यहाँ सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है, देश है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस देश को चलाने वालों से उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं, हकीकत बस एक अफसाना है।